केंद्र के सभी कर्मचारियों का मेरा नमस्कार। मैं जयकाल जीनियस यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। नया टॉपिक है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में यदि कोई कर्मचारी 20 साल सर्विस करता है तो कौन सी पेंशन स्कीम में आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी, कौन सी पेंशन स्कीम में आपको ज़्यादा फायदा या लाभ मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा टोटल कॉर्पस एनपीएस में कितना मिलेगा और आपको जीपीएफ अकाउंट से 20 साल के बाद में कितना पैसा मिलने वाला है, ये मैं कंपेरिजन करूंगा जो 20 साल की सर्विस पूर्ण कर लिए हैं उन कर्मचारियों के बाबत में, या जो नेक्स्ट 20 साल में पूरे करने वाले हैं अपनी सर्विस को। ठीक है, उसके पश्चात वो वीआरएस लेना चाहते हैं एनपीएस अकाउंट से और ओपीएस अकाउंट से। ठीक, तो आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा 20 साल के बाद किसमें ज़्यादा पेंशन मिलेगी। 20 ईयर्स कंपैरिजन होगा, कौन सी पेंशन योजना अधिक लाभदायक है और क्या क्या लाभ मिलते हैं, और विच वन इज बेस्ट फॉर यू विद एग्जाम्पल, यानी कि कौन सी पेंशन स्कीम आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण अपडेट है, वो ये है कि आप मेरे वीडियोज को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल हाई होता है, यानी बढ़ता है, आपका समर्थन मुझे मिलता है, तो मेरा भी अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और इससे पहले जो टोटल एनपीएस का जो 60 साल के बाद में रिटायरमेंट यदि कोई कर्मचारी जाता है तो उसके संबंध में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद वीआरएस लेने के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसके अलावा ग्रेजुएटी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है। आप प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, जीपीएफ कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड पेंशन संबंधित हम यहाँ पर कैलकुलेशन 20 साल की देखने वाले। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। देखो, एक छोटी सी बात है कि मान लो कोई भी सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर अगर जीपीएफ कटवाता है तो उसको कौन सा इंटरेस्ट मिलता है, सीआई मिलता है। वो हर तिमाही के लिए गवर्नमेंट है जो फिक्स करती है। ठीक है, कितना उस पर इंटरेस्ट रेट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा कितना पर, हर तिमाही पर वो चेंज होता रहता है। जीपीएफ कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, इसमें मैं सीधा सीआई निकालूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उससे हमको मालूम चल जाएगा कि हमारा कितना जीपीएफ फंड है जो हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो मैं इसको 5,000 रुपये ले लेता हूँ। इसको मैं आगे जाके मैनेज कर दूंगा, जब हम एनपीएस में जो कॉर्पस निकालेंगे उसके अंदर इसको मैनेज कर दिया जाएगा। और लमसम डिपॉजिट भी मैं 5,000 रुपये कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब देखो रेगुलर डिपॉजिट अमाउंट, अब मैं उसकी बात करूंगा यहाँ पर कि जो कर्मचारी 2024 के अंदर 2,000 रुपये ग्रेड पे, यानी कि 2016 से जब हमारा 7वां वेतन आयोग लग गया उसके पश्चात उसकी बेसिक पे कितनी हो गई थी, पे लेवल 3 में 21,700 रुपये। कितनी हो गई थी, 21,700 रुपये। तो मैं कर्मचारी कौन लूंगा, जो 2024 के अंदर अभी नया नया भर्ती हुआ है। इसके आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे कि वो कर्मचारी जो कब भर्ती हुआ है, 2024 के अंदर भर्ती हुआ है। ठीक है, पहली चीज। और अभी पे लेवल 3 के अंदर वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। ज्वाइनिंग किस में कर रहा है, पे लेवल 3 में ज्वाइन किया है। पे लेवल 3, इसका बेसिक पे अभी फिलहाल है 21,700 रुपये। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो अभी डीए हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, डीए मिल रहा है हमको 46%। ठीक, तो 21,700 रुपये पे हम 46% क्या निकालेंगे, हमारा डीए इस पर कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 32,000 रुपये क्या हो जाएगा, डीए प्लस में क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक पे हो जाएगा, जो नया लड़का भी भर्ती हुआ है। ठीक है, तो मैं लगभग 32,000 इसलिए लिया हूँ क्योंकि 3168 या 3170 रुपये अगर उसके अकाउंट में काटेंगे तो उसकी कैलकुलेशन लगभग उसी के बराबर चली जाएगी। तो मैं इसको सीधा 3200 रुपये लूंगा। इसके जो अकाउंट से वो जीपीएफ में मान लो मिनिमम 10% रुपया जमा करता है। मैं पहले यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम के जीपीएफ के बारे में, उसके पश्चात मैं एनपीएस पे आऊंगा। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति अब भर्ती हो गया है और 10% पैसा अपना किस में कटवा रहा है, बेसिक का जीपीएफ में। वैसे इसका रूल है कि मिनिमम 6% पैसा है तो गवर्नमेंट यानी कि कर्मचारी को जीपीएफ के अंदर जमा करवाना अनिवार्य है, यानी 6% की लिमिट है। बेसिक का 6% कम से कम जमा होना चाहिए, यानी ऑटोमेटिक ये जो कट हो जाता है, भारत सरकार के नियम है, मिनिमम 6% तो आपको जमा करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 10% इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एनपीएस के अंदर एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 10% लूंगा जो हमको कैलकुलेशन करने की सुविधा में ठीक रहेगा। तो मैंने यहाँ पर उसका 32,000 का मैंने ले लिया 10%। ठीक, ये रेगुलर डिपॉजिट अमाउंट है और हर साल वो एम्प्लॉय है जो क्या कर रहा है, 10% से अपने जीपीएफ में पैसा बढ़ा रहा है। ठीक है, कितने परसेंट से, 10% से। मैं रुपये को कन्वर्ट कर देता हूँ परसेंटेज में। और रेगुलर डिपॉजिट टर्म लेंगे हम 20 साल का, क्योंकि हम आज कंपेरिजन कितने साल का करेंगे, 20 साल का। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट पहले 8 से अबव थी, अभी कोरोना के बाद से 7 से कम हो गई है, तो हम इसको 8% ही ले लेते हैं। ठीक, इसमें जो हमने लिया है ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, टोटल टर्म इसमें भर देता हूं मैं 20 ईयर्स। ठीक है, टोटल टर्म हो गई 20 ईयर्स। अब देखो
इसमें मैं आपको बता देता हूँ 3200 रुपये वो रेगुलर क्या कर रहा है पर मंथ वो डिपॉजिट कर रहा है अपने जीपीएफ अकाउंट में। 10% है जो एवरी ईयर है जो इंक्रीज कर रहा है। 20 रेगुलर डिपॉजिट यानी 20 साल के लिए वो जमा करेगा। एनुअल इंटरेस्ट रेट है जो 8% लिया है और टोटल टर्म भी हमने 20 वर्ष लिया है। ठीक है, तो अब उसका टोटल जो जीपीएफ में पैसा जमा होगा वो कितना होगा, यानी मैच्योर होने के बाद में उसका पैसा जमा हो जाएगा कितना, यानी कि 41,86,309 रुपये, लगभग 42 लाख रुपये। ठीक है, ये हो गया पैसा जमा यानी टोटल कॉर्पस। ठीक है, और उन्होंने जो टोटल डिपॉजिट कितना किया था उस एम्प्लॉय ने, 22 लाख रुपए टोटल डिपॉजिट किया था और इंटरेस्ट कितना मिला है, 19,76,000 रुपये का इस पर इंटरेस्ट मिला। तो यानी कि जीपीएफ में उसका जब वो 20 साल के बाद वीआरएस लेगा तो टोटल जीपीएफ का जो फंड है उसको किसको दे दिया जाएगा, एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट है जो दे देती है, यानी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं जीपीएफ से कितना पैसा मिलेगा 20 साल के बाद में, 42 लाख रुपए। ठीक है सर, जीपीएफ का तो अमाउंट हो ही गया। ग्रेजुएटी वगैरह के अमाउंट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं कितनी ग्रेजुएटी उसको मिलेगी। लिविंग केसमेंट कितना मिलेगा उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो, जो आप उन पर जाकर के देख सकते हैं। अदर फंड्स के लिए भी मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है और क्या क्या फंड मिलता है, मैं वीडियो के लास्ट में कोशिश करूंगा उसको शामिल करने की। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर खाली जीपीएफ को लूंगा और पेंशन को लूंगा बस। तो आप देख सकते हो लगभग 42 लाख रुपए उसको मिल गए, कहां से, पेंशन से। अब देखो सर, 42 लाख रुपए जीपीएफ से मिल गए। अब पेंशन हम देखते हैं कि पेंशन कितनी होगी उस आदमी की। तो उसके लिए मैं अपना खोल लेता हूँ पीडीएफ, मेरे पास एक पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैंने ये निकाल लिया। आप अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से गौर से देखिएगा कि मैंने वो व्यक्ति किसका लिया है, पे लेवल 3 का लिया है, जिसकी भी हम ले रहे हैं, चाहे राम हो महेश हो। 2000 की किसमें ग्रेड पे में भर्ती हुआ है, 2024 में पे लेवल 3 में हुआ है। पहले जब इसकी फर्स्ट जो बेसिक होगी 21,700। अब हम क्या करेंगे, 20 साल का हम कंपेरिजन कर रहे हैं, कितने साल का, 20 साल का। 20 साल का करेंगे तो उसको क्या है कि हर 10 साल के बाद में एक एमएससीपी मिलेगी, तो यानी कि 20 साल में उसको 2 एमएससीपी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो उसका उस समय जो बेसिक होगा 20 यानी 20 साल तो सर्विस के और 2 उनके उसका इंक्रीमेंट एमएससीपी का। तो हम देखेंगे 22 पे जाके यहाँ पर 40,600 रुपये उसका क्या है, बेसिक हो जाएगा। मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ स्पष्ट तरीके से, ना मैंने 8वें वेतन आयोग को शामिल किया है और ना ही 9वें वेतन आयोग को शामिल किया है। ठीक है, मैंने किसी प्रकार के वेतन आयोग को शामिल नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया है, उसके पे लेवल को बढ़ाया है 22 साल के लिए। क्यों बढ़ाया कि 20 साल की उसकी सर्विस और 2 उसके इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब उसका जो बेसिक कितना होगा, न्यू बेसिक 40,600 जब वो रिटायरमेंट जाएगा उस समय पर। लेकिन महंगाई भत्ता तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी जो फिलहाल जो रेट चल रही है महंगाई भत्ते की वो है 46%। ठीक, अब मैं इसको 10% यानी अभी फिलहाल 8% से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो 20 साल के बाद में उसका कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि 20 साल में महंगाई भत्ता अगर मैं 8 से भी लेकर चलता हूँ, 8% से भी पर ईयर अगर 8% भी बढ़ता है तो 160%। ठीक है, इससे ज्यादा ही महंगाई भत्ता उसका निकलेगा, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मली लेके चल रहा हूँ जो फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए 8%। ठीक है, और मैंने इसके अंदर 8वें वेतन आयोग और 9वें वेतन आयोग को शामिल नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं, इसको 10% से बढ़ा देते हैं। कितने परसेंट से, 10% से। तो ये टोटल कितना हो जाएगा महंगाई भत्ता, ये इधर से हो जाएगा 200%। ठीक है, उसके अलावा ये 46%, यानी 246% टोटल क्या हो जाएगा उस समय महंगाई भत्ता हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मिनिमम भी लेके चलता हूं तो 200% तो आराम से 210% तो कितना महंगाई भत्ता उस समय हो ही जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका क्या करता हूं, पेंशन की कैलकुलेशन करता हूं इसी जगह पर। ठीक है, पेंशन की हम कैलकुलेशन करेंगे। उसका बेसिक हमने ले लिया 40,600 रुपये इधर से। ठीक है, उसका बेसिक उस समय था होगा 40,600 रुपये। ठीक, अब क्या होगा, इसके ऊपर 200% मैं ज्यादा नहीं लूंगा, खाली 200% ही मैं क्या ले लेता हूं, इसके ऊपर मैं डीएल मैं इसके ऊपर बढ़ा देता हूं। तो जो पेंशन मिलती है ओपीएस के अंदर, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर, उसमें होता है बेसिक प्लस में डीए होता है। यानी बेसिक पे तो कितनी हो जाएगी उस समय पे उसकी 40,600, डीए कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर 200 ही परसेंट ले लेता हूँ। ठीक, 250 240 बाद में लेके देखेंगे। ठीक, इस हिसाब से अगर उसकी पेंशन कैलकुलेट की जाए मिनिमम उसके ऊपर महंगाई रेट के ऊपर, तो कितनी हो जाएगी, 200% डीए पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो 40,600 प्लस में 200% डीए, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ कि आपका हो जाएगा 81,200 रुपये, यानी डीए हो जाएगा इसके ऊपर। कितना हो गया, 200% से 81,200 रुपये। बेसिक पे कितनी है उसकी 40,600। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लेके चला हूँ 8% के हिसाब से, उस हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक, अब इसको मैं दोनों का टोटल करता हूँ तो कितना आएगा भाई, 40,000 और 80,000, 1,20,000, 1,200 और 1,800, यानी कि 1,21,800। ठीक है, इसका हाफ उसको क्या दिया जाएगा, इसका हाफ यानी कि आधा,
पेंशन के रूप में दिया जाएगा, यानी लगभग 61,000 रुपये। ये किस पे लेके चला हूँ मैं, मिनिमम डीए पे, ठीक है। अगर मैं इसी को ही, अगर डीए को मैं 10% के हिसाब से बढ़ाता हूँ तो उसकी पेंशन कितनी होगी, अभी पेंशन निकल के आई है लगभग 61,000 रुपये। इतनी तो मिनिमम उसको पेंशन मिलेगी मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। अब मैं मान लो इसको डीए को ले लेता हूँ जो 10% के हिसाब से एनुअली, तो मैं आपको 240% के हिसाब से अगर हम लेते हैं इसको, तो 240% है जो हम निकालेंगे बेसिक पे 40,600 का, तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, 24 दूनी 48, 96, ठीक है। तो लगभग मैं लेके चलूंगा यहाँ पर आंकड़ा, तो 40,600, देखना आप कितना फर्क आएगा इसके अंदर, और 96,000 में सीधा कर लेता हूँ, 96,600, ठीक है, 400 ही कर लेता हूँ, ठीक, 96,400, तो ये हो जाएगा आपका 97,000, और 97,000 प्लस में 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,41,000 रुपये, ठीक है, 1,41,000 रुपये, 40 36, सॉरी, अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,37,000 रुपये, उसका टोटल उस समय 20 साल के बाद क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक। जब 1,37,000 उसका बेसिक होगा 20 साल के बाद में, तो अब उसको पेंशन कितनी बनेगी, इसका हाफ, ठीक है, जो बेसिक पे और डीए का क्या कर देते हैं हाफ, तो उसकी पेंशन बनती है ओपीएस के अंदर। तो अब आप लगा लीजिए लगभग कितना रुपए मिलेगा उसको, 2 से हम इसको भाग देंगे, 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है, उसके बाद 1 2 पंजे 10, यानी आप लगभग मान सकते 68,500 रुपये, ठीक। एक कैलकुलेशन जिसमें हमने डीए लिया 8%, तो उससे बन रही है 61,000 रुपये। एक हमने कैलकुलेशन के लिए लिया है प्रतिवर्ष 10% का हमने डीए लिया है, तो 68,500 रुपये, यानी कि लगभग अगर हम बीच का लेके चले तो उसको मिनिमम 65,000 रुपये उसको पेंशन 20 साल के बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी। तो जीपीएफ का अमाउंट हमने देखा, जीपीएफ में कितना पैसा मिलने वाला है, तो हमने उसमें देखा लगभग 42 लाख रुपए, ठीक। और उसके अलावा पेंशन कितना मिलने वाली है, 68,500, एक कैलकुलेशन से 10% की डीए अगर एनुअली बढ़ाते हैं और 8% से बढ़ाते हैं तो 61 हमने बीच का ले लिया, लगभग 65,000 रुपये। तो हम मान सकते हैं कि लगभग 65,000 रुपये उस व्यक्ति को ओपीएस के अंदर 20 साल के बाद में उसको पेंशन मिलने वाली है, ठीक। ये तो बात हो गई ओल्ड पेंशन के अधीन। अब हम बात क्या करेंगे, न्यू पेंशन में हम देखेंगे कि उसको कितनी यानी पेंशन मिलेगी और उसको कितना कॉर्पस मिलने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं खोल लेता हूँ वापस से फाइनेंशियल कैलकुलेटर को, इसमें हम चलते हैं एनपीएस के सेक्शन में, और यहाँ पर हम चलेंगे एनपीएस सेक्शन के अंदर, ठीक। ये आ गया आपका जी न्यू पेंशन स्कीम का सिस्टम। अब उसमें क्या होगा, इस कैलकुलेटर के अंदर एक कमी है, इसके अलावा और कोई इससे एक्यूरेट कैलकुलेटर मुझे मिला नहीं है। इसमें क्या है कि 60 साल से पहले का वीआरएस का कोई इसके अंदर सिस्टम नहीं दिया हुआ है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति की एज को हम कर देंगे 40 वर्ष फिलहाल की स्थिति में हम कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। उसमें हमने 5-5 हजार का हमने 2 अमाउंट लिया था, ओपनिंग बैलेंस का और उसका, कहाँ चला गया, तो करंट एनपीएस बैलेंस हम मान लेते हैं 10,000 लिए थे ना, उसमें 5-5 हजार करके 2 बार लिए थे, तो इसमें हम 10,000 रुपये सेम उसको बराबर करने के लिए मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया। यूवर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिस व्यक्ति का हमने यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में उसको यानी कि लिया था नए लड़के को, तो आज की डेट में उसका वही बेसिक रहेगा। बेसिक क्या है उसका, बेसिक हो जाएगा उसका 21,700, ठीक। और उसी पर डीए कितना हो जाएगा, तो डीए मान लीजिए हम इस पर मान लेते हैं 10,300 ही मान लेते हैं, ठीक, कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। तो हम इसको लगभग मान लेते हैं 32,000 रुपये बेसिक प्लस इसके उसको यानी कि डीए को हम 32,000 रुपये यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक। तो 32,000 रुपये का 10% हम निकालेंगे तो उसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा उसका 10% 3200 रुपये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ 3200 रुपये, ये मैंने एंट्री कर दिया, ठीक, पर मंथ। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा सर, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए देखो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन फिलहाल गवर्नमेंट है जो 14% अपना क्या करती है उसके अंदर जमा करती है। तो मैं 32,000 का अगर मान लो 14% निकालता हूँ तो लगभग कितना आ जाएगा, तो लगभग 4500 रुपये आ जाएगा, ठीक है, अनुमान के तौर पर 4400 कुछ रुपये आएगा, ठीक है। तो इसको हम सीधा राउंड फिगर में 4500 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भरा, अरे यहाँ मैं फिल कर देता हूँ 4,500। तो ये एम्प्लॉय उसका क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर इसका कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी गवर्नमेंट 4500 रुपये जमा कर रही है उसके अकाउंट में, और जो एम्प्लॉय है वो 3200 रुपये जमा कर रहा है। अब मैं उसी अनुपात में, जैसे जीपीएफ में मैंने पैसा बढ़ाया था उसी अनुपात में, यानी कि हर साल वो 10% क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अपने अकाउंट के अंदर उसके, ठीक है, बढ़ाएगा हर साल 10% से अपने एनपीएस अकाउंट में कटौती को बढ़ाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो, अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो 9.5 10.5% तक का आ रहा है एवरेज, हम देखें तो लगभग 10% का एवरेज एनपीएस दे रहा है। लेकिन मैं इसको कितना मान लेता हूँ, मैं इसको 9% मान के चलूंगा, ठीक है, कम से कम मानना है हमको।
और रिटायरमेंट की एज है जो वही 60 ईयर्स हमने इसमें सेलेक्ट कर लिए। इसको हम कर लेते हैं 60 ईयर। ठीक, अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। जो हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसके अंदर टोटल जो अमाउंट आया रिटायरमेंट के टाइम, वो अमाउंट आया 1,09,39,283 रुपये। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ बताया गया, एम्प्लॉय ने कितना जमा किया, गवर्नमेंट ने कितना जमा किया, और दोनों का मिला के कितना जमा हुआ यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, और टोटल रिटर्न कितना मिला है। अब हम इसमें देखेंगे पेंशन कितनी मिलने वाली है और उसको टोटल कॉर्पस कितना मिलेगा। तो देखो, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर अगर कोई व्यक्ति 60 साल से पहले रिटायरमेंट करता है, यानी कि वीआरएस लेता है 20 साल के बाद, तो उसको अपने फंड का 20% निकालने की क्या होती है, परमिशन होती है टोटल फंड का। तो यहाँ पर इतना टोटल अमाउंट हुआ था, लेकिन उसको अभी 20% ही निकालने की क्या है, परमिशन है। तो 20% उसने निकाल लिया, ठीक है। अब उसको 80% की क्या खरीदनी है, एन्युटी। तो इसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर मंथली पेंशन के लिए उसको 80% की क्या खरीदनी पड़ेगी, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। उसका मैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ले रहा हूँ मात्र 6%, क्योंकि उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कई चीज़ें शामिल होती है। तो 6% LIC वगैरह में आपने देखा होगा मैक्सिमम 6% ही ब्याज रेट, इंटरेस्ट रेट हम लोगों को दी जाती है। अब मैं इसकी पेंशन कैलकुलेट करता हूँ, यहीं पर ही इसी जगह पर आपको पेंशन प्लस में उसका टोटल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, टोटल कॉर्पस कितना मिलेगा और पेंशन कितने मिलेगी। ठीक, अब देखो आप नीचे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्रॉल अमाउंट कितना है। विड्रॉल अमाउंट 21,87,000, ठीक है। मंथली पेंशन कितनी है, 43,757 रुपए। तब आप दोनों में इनमें फर्क आप खुद यहाँ पर फील कर रहे होंगे कि कहाँ हमको 43 लाख लगभग 42 लाख रुपए मिल रहा था ओल्ड पेंशन स्कीम में, GPF के अंदर, ठीक है। ये GPF के अंदर, OPS के अंदर, ठीक है। OPS में 42 लाख रुपए मिल रहा था, और इसके अंदर कितना मिल रहा है, 21 लाख रुपए, यानी लगभग दो गुना क्या मिल रहा था OPS के अंदर, GPF में पैसा मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर पेंशन कितनी बन रही है, मंथली पेंशन आप यहाँ देख सकते हैं, मंथली पेंशन मिल रही है 43,757 रुपए। अगर हम वहाँ मिनिमम को भी लेके चले 61,000 को भी, तो कितनी 17,000 रुपए अधिक, इसके अंदर 18,000 रुपए एक्स्ट्रा जो हमको पेंशन मिल रही थी किसके अंदर, OPS के अंदर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर खुद आपके आंखों के सामने देखा कि कौन सी पेंशन स्कीम VRS लेने पर ज्यादा लाभदायक है। तो हम आज इस वीडियो में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, चाहे पेंशन का मामला हो चाहे टोटल कॉर्पस का मामला हो, उस मामले को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म में तो आपको NPS में फायदा होगा, ठीक। और अगर हम देखें कि कोई भी व्यक्ति है जो बीच में सर्विस छोड़ना चाहता है, VRS लेना चाहता है, एक चीज और मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि OPS में आप VRS 20 साल की सर्विस के बाद ही ले सकते हैं, ठीक है, जबकि NPS के अंदर इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 20 साल के बाद में कितना 18,000 रुपए का कम से कम फर्क तो पेंशन में आ रहा है, ठीक है, पेंशन में फर्क आ रहा है। और अगर फंड की हम बात करें तो फंड में कितना फर्क आ रहा है, फंड में आ रहा है लगभग 21 लाख रुपए का, यानी दुगना, ठीक है, 21 लाख रुपए का। तो ये हमको इतना नुकसान इसमें VRS लेने पर होता है। एक छोटी सी और है कि जैसे आपकी डेथ होगी, तो डेथ होने के बाद में जो 87 लाख रुपया 51,000 रुपया आए आपकी डेथ के बाद में आपकी नॉमिनी को मिलेगा, चाहे आपकी नॉमिनी वाइफ हो चाहे आपके बच्चे हों, तो उनको कितना मिल जाएगा, 87 लाख रुपए। लेकिन एम्प्लॉय उस पैसे का अपना खुद उपयोग नहीं कर सकता है, उसका उपभोग कौन कर पाएगा, उसकी पीढ़ी उसका उपभोग, यानी उसके बच्चे उसका उपभोग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये कि आपको बाद में पैसा मिलता है, जबकि OPS में रिटायर होने के बाद में अगर आपकी डेथ होती है तो किसी प्रकार का गवर्नमेंट द्वारा कोई पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क है। तो आप खुद अब इस वीडियो को देखने के बाद में निष्कर्ष निकाल लिए होंगे कि कौन सी पेंशन स्कीम हमारे लिए बेस्ट है। तो मैंने आपको बोला था कि विच पेंशन इज बेस्ट फॉर यू। तो मेरे हिसाब से अगर आप VRS लेना चाहते हैं, नौकरी पहले छोड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए OPS अच्छी स्कीम है, और अगर आप सर्विस पूरी करना चाहते हैं तो आपके लिए NPS है जो अच्छी चीज़ है, ठीक। पहला रिजल्ट हमने ये दिखा, उसके बाद में और क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो देखो, दोनों ही स्कीमों के अंदर आपको ग्रेजुटी मिलेगी, ठीक है, दोनों में ग्रेजुटी मिलेगी आपको। ग्रेजुटी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ भी आप जा करके देख सकते हैं। एक आपको लीव इंकेसमेंट का भी पैसा मिलेगा, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा अदर जो आपकी कटौती होती है, यानी कि वेलफेयर फंड्स होते हैं, ठीक है, वेलफेयर फंड्स होते हैं। और पैरामिलिट्री के अंदर भी अलग से एक फंड्स होते हैं, जैसे BSF के अंदर अलग है, CISF के अंदर अलग है, CRPF के अंदर अलग है, रेलवे एम्प्लॉइज के लिए अलग है। तो अपने डिपार्टमेंट में आप पता कर सकते हैं सीनियर लोगों से कि कौन से अदर फंड कितना मिलता है। तो ये सब कुछ ऐसे आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।